वो आपके लिए नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है। डन। चल, ओके। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। डिप्रीसिएशन वाला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। डिप्रीसिएशन कुछ लोगों ने 11th में देखा था, बट जिस तरीके से देखा हुआ था तो उतना फ्रूटफुल नहीं था। मेथड्स पता है, कुछ तो किया था कैलकुलेशन, एसिड में से माइनस करना होता है, इतना थोड़ा बहुत याद है। तो नीड टू कवर इट इन डिटेल। तो उसको डिटेल में कवर करने के लिए हम लोग टॉपिक कवर करें, विच इज़ नथिंग बट वॉट, डिप्रीसिएशन। हेडिंग दो वहाँ पे, डिप्रीसिएशन। जिनका नहीं है उनके लिए। डन। डिप्रीसिएशन प्रोवाइड किस पे किया जाता है? तो डिप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट। तो पहली चीज तो एसेट क्या होता है वो समझते हैं। एसेट में दो टाइप के एसेट होते हैं, एक होता है आपका करंट एसेट और एक होता है आपका फिक्स एसेट। करंट एसेट और फिक्स एसेट, ये बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो। करंट एसेट का मतलब होता है जिस एसेट का फायदा आपको 12 मंथ या 12 मंथ से कम होने वाला है, देन इट इज कॉल्ड करंट एसेट। जिस एसेट का फायदा आपको बेनिफिट 12 मंथ या 12 मंथ से ज्यादा होने वाला है, देन इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट फर्दर क्लासिफाइड एंड बाइफर्केटेड बिटवीन टू पार्ट। कौन से वाले? टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इंटेंजिबल फिक्स एसेट। और जिसकी फिजिकल प्रेजेंस में दिखा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल फिक्स एसेट। और जिसकी फिजिकल प्रेजेंस में नहीं दिखा सकता, देन इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल फिक्स एसेट। विल डिस्कस सम एग्जांपल। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सारे एग्जांपल किसके? टेंजिबल फिक्स एसेट के, बराबर। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू, ये आप दिखा सकते हो क्या? नहीं। तो दीज आर कॉल्ड एज अ इनटेंजिबल फिक्स एसेट। नाउ ऐसा फिक्स एसेट समझ लिया, बट वो फिक्स एसेट का डेफिनेशन क्या है और वो मीनिंग क्या है? हर कोई भी एसेट जिसका फायदा मोर देन 12 मंथ होगा उसको फिक्स एसेट बोलेंगे क्या? नो। उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है। फिक्स एसेट का मतलब है दैट फिक्स एसेट आर यूज इन प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग सर्विस, बट द इंटेंशन इज नॉट टू रीसेल। फिक्स एसेट का मतलब ऐसा कोई एसेट जो अपन प्रोडक्शन में यूज करेंगे या उसमें से कोई तो सर्विस आपको देंगे, बट मैंने वो परचेज इंटेंशन किया था कि मैं उसको प्रोडक्शन में यूज करूंगा। मैंने वो परचेज किया था विद इंटेंशन कि मैं वो सर्विस देने में यूज करूंगा। बेचना, खरीद के इमीडिएटली बेचना, ये मेरा उसका इंटेंशन था ही नहीं। अब ये आईपैड मैंने लिया हुआ है, ओके, सो आई कैन प्रोवाइड यू द क्लासेस सर्विसेज, मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अब लाइव भी जाना है, देन उसके अलावा लाइव के साथ साथ फेस टू फेस भी पढ़ाना है, तो मेरे लिए बोर्ड पे लिखना इज क्वाइट डिफिकल्ट, इंटरेक्शन बनाना। अब मैं कैमरा देखूँ, कमेंट देखूँ, फेस टू फेस देखूँ, या फिर बोर्ड देखो। ऊपर से तुम लोग फेस टू फेस वाले कितने नालायक, जरा इकडे बघितलं नाही की लगेच चालू। सो दैट इज द ओनली थिंग कि ये मेरे लिए बेटर है, कंफर्टेबल, आई कैन कंट्रोल द एनवायरमेंट। सो दिस इज फॉर बेटर प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज। अब मैंने आईपैड परचेज किया था विद इंटेंशन कि मैं इसको 1 लाख में परचेज करूंगा और 1,25,000 में बेचूंगा, ये इंटेंशन था क्या? नहीं। टू प्रोवाइड अ सर्विस, दैट वाज इंटेंशन। तो ये मेरे लिए क्या हुआ? एसेट। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स पता है सबको, विजय सेल्स पता है, देन और भी 2-4 इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान फेमसली आपको पता है। नाउ दे ऑल्सो बाय ना, कि एप्पल का आईपैड परचेज करते हैं, बट उनकी इंटेंशन क्या होती है? यूज करना, प्रोडक्शन करना नहीं, टू रीसेल। तो उनके लिए वो क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो पहली चीज, जो गुड्स है उस पर डिप्रीसिएशन नहीं आता है, जो फिक्स एसेट है उस पर डिप्रीसिएशन आता है। सर फिक्स एसेट क्या है? जो आप प्रोडक्शन में यूज करोगे, जो आप सर्विस देने में यूज करोगे, और जिसको रीसेल नहीं करोगे उसको फिक्स एसेट बोलेंगे, और फिक्स एसेट पे डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो पहली चीज सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मेनली आपको बताता हूं मोटा मोटी।
पहले ओल्डन डेज में जब भी अकाउंटिंग होता था तो अकाउंटिंग कैसे होता था, वो पिक्चरों में देखा रहेगा, फिल्मों में एकदम ऐसा ऐसे चश्मे वाला एक मारवाड़ी मुनीम जी ऐसे बुक लेके बैठता था, उनको समथिंग रिटर्न इट ऑन, किससे पैसा आने वाला है, किस पे कितना ब्याज है एंड ऑल दैट, ही डू द अकाउंटिंग एंड ऑल दैट। तो अब वो अकाउंटिंग करने का हर एक का तरीका क्या था, अलग अलग था। ये कुछ अलग अकाउंटिंग करते थे, ये कुछ अलग अलग अकाउंटिंग करते थे, मैं कुछ अलग रीजन से करता था। अब सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना जरूरी था ना, दैट्स वाई ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड तरीका डिसाइड करते। फिर हम लोगों ने मीटिंग बुलाई जिसमें सारे CA में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट सबको बुलाया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि डिप्रीसिएशन कैसे प्रोवाइड करना है, एसेट कैसे कैलकुलेट करना है, और ये पूरा डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूसिव अमाउंट पे पहुंचे कि ये आपका अकाउंटिंग करने का स्टैंडर्ड तरीका है और ये सबको फॉलो करना है। अब सबको फॉलो करना है, दिस इज द वे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन नाउ। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब क्या है, सबको मैंडेटरीली फॉलो करना एप्लीकेबल है। अब एक हाथ होता है ऐसा, पुष्पा झुकेगा नहीं, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगा नहीं, तो मत कर, उसमें तेरा नुकसान है। ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा, ये बोल रहे हम लोग नहीं करेंगे, तो ठीक है। यू एंड मी कैन कंपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ ईच अदर। तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच होगा क्या? नहीं, तुमने अपना तरीका अपनाया है, अब वो नॉन कंपेरेबल है, हमारा कंपेरेबल है, बिकॉज वी बोथ फॉलोइंग द सेम मेथड। सो दैट्स द ओनली रीजन। तुम तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के मार्क 4th स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे क्या? अरे तब भारी मार्क्स थे एकदम 99। टीचर ऐसे आके करके जाती थी, क्या गुनाचं बाळ है हमसे, बस ये तो प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा, बस उसके बाद सब कुछ समझ में आता। ऐसे ही ग्रेड थे ना, मेरे को भी थे। चलो, सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग। नाउ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है जो एसेट की बात करता है। इन्होंने भी फिक्स एसेट का डेफिनेशन दिया है, क्या दिया है, दैट लिमिटेड यूजफुल लाइफ, आपका जो भी एसेट है उसका यूजफुल लाइफ कैसे होना चाहिए, लिमिटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए। दूसरा, उसकी यूज 1 साल के ऊपर होनी चाहिए। अकाउंटिंग यूज शुड बी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर एंड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो 2 डेफिनेशन है, दोनों में पॉइंट देखोगे तो कॉमन है, क्या, दोनों प्रोडक्शन एंड सर्विस के लिए यूज होने चाहिए। इमीडिएटली बेचना ये इंटेंशन नहीं है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए। दिस इज द वे ये डिप्रीसिएशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट। बट अपने को सिर्फ रटना नहीं है किस, हाँ फिक्स एसेट, बट फिक्स एसेट का मतलब क्या, किस पे डिप्रीसिएशन आएगा किस पे नहीं, ये देखना जरूरी है। चलो, जो लोग नए नए नोट डाउन करो ये वाला पार्ट पूरा। सर दिसंबर में CMA की एग्जाम सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी फाउंडेशन में, ये अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्लियर नहीं किया हुआ है। अभी वाला जो जून वाला अटेम्प्ट है ये आपका सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड रीजन। लास्ट अटेम्प्ट भी ऑब्जेक्टिव हुआ था, ये भी। तो दिसंबर के लिए अभी तक नोटिफिकेशन आना बाकी है, बट क्लास में हम लोग दोनों करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द बोथ। और अगर कल को अपन बात भी करें ये सब्जेक्टिव बन जाता है तो सब्जेक्टिव में से भी आपके 20 से 25 मार्क ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो आपके एफर्ट वैसे भी वेस्ट नहीं जा रहे, आपकी प्रिपरेशन वैसे भी हो ही रही है। और सिंपल है, ज़्यादा एफर्ट लगाओ, उसके बाद अगर अपन प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की करें और कल को इंस्टीट्यूट बोल देता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो मुझ जाए अच्छा है ना। उल्टा MCQ सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को, हाँ अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आ जाता है तो दैट विल बी द प्रॉब्लम। तो अपन अभी फिलहाल के लिए कवर सारा सब्जेक्टिव कवर करें, ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट होना है, रातों रात हो सकते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं। क्लियर प्रियांशु, और कोई डाउट? चलो तुम लोग लिखना चालू करो, कुछ लोग नहीं भी थे ना, एब्सेंट भी थे। बट फिलहाल के लिए द वे थिंग्स आर गोइंग मोस्टली वो ऑब्जेक्टिव होने पे चांसेस ज़्यादा है। डन।
लोकलाइट हो आप? पुणे कि पुणे के बाहर से? नासिक? सेकेंड वन? गुजरात, ओके. पुणे. चेहऱ्यावरनच कळत. अलग स्वैग लेके आते अपने वाले. वेदांत आया था ना सुबह, कहाँ गया? क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहा था, सॉरी सीसीडी में पढ़ा रहा था, तभी उसने आवाज़ दिया था. डन. चलो. नाउ, अब मैंने बोला था ना आपको कि फिक्स एसेट में तीन टाइप होते हैं. रह गया आपका लिखना कि हो गया? हाँ तो लिख लो, आराम से लिखो. इनका टेंशन मत लो, ये ऐसे ही है. हाँ, कितने अच्छे समझेगा तुमको एक हफ्ते बाद. मासूम. शक्ल देखी तेरी. एनाबेला कमिंग होम लग रहा. क्लास वाले कमेंट पर्सनली मत लो, हाँ, मैं ऐसे ही मजाक में बोलता. उसका तो चांस ही नहीं है. उसका तो चांस ही नहीं है. रॉकी भाई एक ही होता है बस. मैं बनने ही नहीं दूंगा. मैं सारे क्लास खरीद लूंगा. सामने खोलने का सवाल ही. रास्ते पे खोल, इधर नहीं खरीदे दूंगा. नहीं, वो सामने वाला ऑफिस अपना ही है, शुभम सर का ऑफिस है वो, तो अपना ही है. डन. ओके. नाउ फिक्स एसेट में तीन फिक्स एसेट के टाइप है. एक होता है टेंजिबल, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस है. दूसरा इनटेंजिबल, जहां पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. और तीसरा वेस्टिंग एसेट. ये नया एसेट है, ये आपने कभी नहीं देखा है. वेस्टिंग एसेट इज मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. अब ये मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आप लोगों ने देखे, ये जमीन के अंदर मिलते हैं. और जमीन के अंदर जब भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना, आप कितना भी एक्सट्रैक्ट करो 100% कभी नहीं मिलता है. आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, 100 का पेट्रोल डलवाते हो, 200 का पेट्रोल डलवाते हो, तो पेट्रोल डालते वक्त वो इवेपोरेट होता है क्या? थोड़ा बहुत इवेपोरेट होता नहीं होता? कि नहीं 200, 200 का पेट्रोल एकदम मिला, ऐसे होता है क्या कभी? थोड़ा बहुत तो इवेपोरेट होता है ना. 200 का डालेंगे 199 198 ही मिलता है. पूरा 100 का तो पेट्रोल मिलता नहीं, या पूरा 200 का भी मिलता नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कमोडिटी इज नेचर. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम लोग उसको डिप्रिसिएट करते हैं. नाउ उसको बुलाता है वेस्टिंग एसेट. नाउ इसमें फर्क क्या है? टैंजिबल फिक्स एसेट पे अपन प्रोवाइड क्या करेंगे? तो टैंजिबल फिक्स एसेट पे अपन प्रोवाइड करेंगे डेप्रीसिएशन. इनटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन. एंड वेस्टिंग पे डिप्लेशन. ये तीनों के मतलब सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है. यानी तीनों का मतलब यही है कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है. बट अगर टेंजिबल है तो डिप्रीसिएशन, इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन, और अगर वेस्टिंग एसेट है तो डिप्लेशन. प्लीज नोट डाउन. ऑनलाइन वाले बाकी लोग भी रिप्लाई करो, एक्टिव रहो. डन. ऑनलाइन वाले, आपका लिख के हो गया. ऑनलाइन वाले तो मुझे डन बोलते जाओ, मुझे समझ में नहीं आएगा. फेस टू फेस पे होता है ध्यान. ऑनलाइन वालों का कंफर्मेशन आपके कमेंट में से ही आएगा. बी इंटरैक्टिव.
आकांक्षा, हर्ष, प्रियांशु, कोमल, डन, ओके, हो गया ऑनलाइन वाले लिख के। नाउ अभी तक वाले में हम लोगों ने ये देखा कि यार डिप्रीसिएशन किस पे प्रोवाइड करते हैं। अब अभी ये भी देखते हैं ना किस पे डिप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करते, बट वो नहीं करते इससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है, कारण क्या है, रीजन क्या है डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के। तो सबसे पहले डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के रीजन है दैट इज वेयर एंड टियर। ओके, कोई भी एसेट, प्लांट एंड मशीनरी या फिर मोटर कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी है आप परचेज करते हो, अब जितना उसको यूज करोगे उतना उसका वेयर एंड टियर होगा। वेयर एंड टियर होगा यानी वो घिस जाएगा, उतना घिसेगा उतना उसका वैल्यू कम होगा। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइडेड डिप्रीसिएशन। सेकेंड वन, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? अब कुछ लोग होते हैं महागंजूस होते हैं, लाइक ब्रांड न्यू गाड़ी परचेज करेंगे, ऐसे बंगले के सामने सजा के रखेंगे, यूज नहीं करेंगे उसको। क्यों? अरे यूज करेंगे तो वेयर एंड टियर होगा ना, एंड वेयर एंड टियर होगा तो डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो अपन यूज ही नहीं करेंगे। अब यूज नहीं करेंगे तो टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा उसके चक्के जाम होंगे, इंजन खराब हो जाएगा, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका वैल्यू बढ़ने वाला है कम होने वाला है? कम ही होने वाला है। तो अब यूज करो या ना करो, यूज करोगे तो भी प्रॉब्लम है, यूज नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा उसका वैल्यू कम होगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोवाइड अ डिप्रीसिएशन। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब आईपैड एंड मोबाइल फोन चेक करो ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर, बेटर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुराने वाली की वैल्यू कम होती है। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड डिप्रीसिएशन। एंड लास्ट वन कौन सा आपका? तो लास्ट वन है विच इज एब्सोलेंस। एब्सोलेंस का मतलब पुराना होना। ओके, तो पुराना होना जिसकी वजह से आपने उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया, आपने उसको रिपेयर नहीं किया तो डैमेज हो जाता है, कोलैटरल डैमेज। तो वो डैमेजेस की वजह से जो एसेट की वैल्यू कम होती है दैट इज कॉल्ड एज एन एब्सोलेंस। तो ये चार रीजन की वजह से अपन डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं: वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड एब्सोलेंस। नाउ किस पे डिप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे? पहला, लैंड, इस पे डिप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करना। सर अभी तो आपने बोला टेंजिबल फिक्स एसेट पे डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करते, तो लैंड टेंजिबल है क्या? हाँ। उसके अलावा फिक्स एसेट है क्या? हाँ। तो फिर डिप्रीसिएशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? तुमने बोला ना टेंजिबल फिक्स एसेट पे करो, फिर अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सर फिक्स एसेट की डेफिनेशन में उन्होंने बोला था कि लिमिटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए। आपके एसेट का लाइफ कैसे होना चाहिए? लिमिटेड। अब लैंड का लाइफ लिमिटेड है क्या कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन डिप्रीसिएबल, जिसकी वजह से अपन इसको डिप्रीसिएट नहीं करते। और दूसरा, ये रीजन लगा के देखो ना, इसमें से कोई भी रीजन लैंड के लिए एप्लीकेबल हो रहा है क्या? ये चारों की वजह से अपन डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करते। लैंड, वेयर एंड टियर, लैंड का वेयर एंड टियर होता है, घिस जाता है। मेरे दादाजी ने 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड लेके रखा था, हमारी पीढ़ी तक इतना ही हुआ, ऐसे कभी हुआ है? बहुत यूज किया, बहुत यूज किया, अभी इतना ही बाकी है। वेयर एंड टियर नहीं। पैसेज ऑफ टाइम, अपन बोलते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम बीतता है एसेट की वैल्यू कम हो रही है। लैंड के केस में उल्टा हो रहा है, लैंड की वैल्यू उल्टा बढ़ रही है। इसीलिए तो रशिया यूक्रेन पे जा रहा ना, हमको और लैंड चाहिए हमारे लोगों के लिए, या कंट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, वी नीड अ मोर लैंड। सो दैट इज द ओनली रीजन। चाइना ताइवान पे क्यों जा रहा है? दैट इज द ओनली रीजन। चाइना श्रीलंका पे अटैक करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी कंगाल हो चुके। क्यों? दे नीड अ लैंड। वैल्यू बढ़ रही है, डिप्रीसिएट हो रही है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई नॉट प्रोवाइड डिप्रीसिएशन। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लैंड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अभी तक तो आया नहीं है। सो एब्सोलेंस, पुराना होना तो पुराना भी नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है अनलिमिटेड लाइफ। देन फॉरेस्ट प्लांटेशन एंड लाइव स्टॉक। फॉरेस्ट प्लांटेशन लाइव स्टॉक, इस पे भी हम लोग डिप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करते। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब जो ट्रीज वगैरह है वो, प्लांटेशन एंड लाइव स्टॉक, काऊ, गोट, बफेलो, गधे, घोड़े,
खुद की तरफ मत देखो, इधर देखो। देन इस पे डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे? नहीं ना। अब मुझे ये बताओ, लाइव स्टॉक काउ गोट बफेलो वेयर एंड टियर हो रहेगा? नहीं। पैसेज ऑफ टाइम, हाँ बूढ़े हो रहे बट दे आर अलाइव ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, भैंस को अपग्रेड करके आया, रुक। इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं मार्केट में नई अपग्रेडेड भैंस आई है, ऐसे पॉसिबल है? लेटेस्ट वाली भैंस है, अपने आप चारा देती है, अपने आप दूध निकलता है, ऑटोमेटिक भैंस है क्या? एप्सुलेंस, नहीं ना। तो इस पे डिप्रीसिएशन आएगा? नहीं। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये है कौन से? वेस्टिंग एसेट, और वेस्टिंग एसेट पे पहले ही देखा डिप्लेशन आता है, तो डिप्रीसिएशन नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी अगर देखा जाए तो एसेट ही नहीं है ना, एक्सपेंडिचर है, तो इस पे भी नहीं आएगा। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये आपका इनटेंजिबल है, जिसकी वजह से इस पे भी डिप्रीसिएशन नहीं आएगा। सो नोट इट डाउन, रीजन लिख के रखो, और रीजन के अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किस पे डिप्रीसिएशन नहीं आता वो भी नोट डाउन करो। सर मैंने फाउंडेशन दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ओके वेरी गुड, स्टिल हैव अ टाइम, आपके पास है, अब भी रिजल्ट लगा हुआ है। तो कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन बाकी है यहाँ पे? ऑलमोस्ट सबका। ओके ठीक है। हम्म। नहीं, सी सी टी का रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 15 जून लास्ट तारीख है, तो उनके पहले करवाएंगे फिर आपके करवाएंगे, आपके लिए टाइम है। मोस्टली इस 31 जुलाई, 31 जुलाई, तो काफ़ी टाइम है। गुजरात बोर्ड के रिजल्ट लगे? पहले ही लग गए? ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्या? पहली बार पुणे में आए आप कि रिलेटिव्स है ऑलरेडी? पहली बार आए, अकेले आए? काफ़ी ब्रेव हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट घर छोड़ के इतना दूर आना फॉर द एजुकेशन, मेरे से तो नहीं होता, मैंने तो पहली जॉब छोड़ी है। हाँ वैसे ठीक है ना, दैट इज़ फॉर द एजुकेशन एंड ऑल दैट। मैंने पहली जॉब मेरी छोड़ी थी, मेरी आफ्टर बिकम ए सीए पहली जॉब गुजरात में लगी थी, बायफ करके गवर्नमेंट कंपनी, उसमें मैंने बोला 5 साल तो सीए में गवाए, तब ऑलरेडी फैमिली से दूर ही था ना, कहाँ घर पे रह के भी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती और ज़्यादा स्टडीज़ में, अब गुजरात जाओ जॉब करो फिर, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने ठीक है। अच्छा हुआ ना। नहीं तो कहाँ ढूंढते, श्री सर श्री सर श्री सर, सर अकाउंट्स पढ़ा दो। बट मेरे लिए बहुत बुरा हुआ तो वेदांत आके बैठे। ऑनलाइन वाले चलो डन बोलो जल्दी से, हो गया तो? कहा? तर काय धूत का दिलं? गरीब आहे बिचारी, कधीच आवाज करत नाही, कधीच बोलत नाही, नेवर की सीन की असे काहीतरी बडबड करत बसली किंवा काय, एकदम शांत असते ती, बरोबर ना? काही पण बोलते येडे। चलो, आप लोगों को हो गया लिख के कि पहले ही लिख लिया क्या? ऑनलाइन वाले जल्दी। प्रियांशु, कोमल, आकांक्षा, डन। ओके,
तो डिप्रीसिएशन वाले पार्ट में अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा वो क्विकली रिवाइज, हम लोगों ने मेनली ये देखा कि किस पे डिप्रीसिएशन आता है, किस पे नहीं आता है और क्यों आता है, दैट इज द ओनली रीजन। एक लास्ट वाला पार्ट देखेंगे देन क्विकली रिवाइज करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के पीछे, रीजन क्या है? तो डिप्रीसिएशन तुम अब सब 12वीं 12th अकाउंट्स करके आ चुके हो। फाइनल अकाउंट में डिप्रीसिएशन के दो इफेक्ट पता है, एक एसेट में से आप माइनस करते, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते। अब डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के दो ऑब्जेक्टिव तो वही से मिल गए। अगर पी एंड एल को डेबिट नहीं करेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा नहीं, और एसेट में से माइनस नहीं करेंगे तो करेक्ट वैल्यू पता चलेगा एसेट का नहीं। सो दैट्स द ओनली रीजन टू ascertain true result of your asset, to ascertain the financial position, to ascertain the cost of production and replacement of asset। तो मैं आपको बताता हूं नोट डाउन करते वक्त, ये वाला लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रीसिएशन टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, टू नो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and for the replacement of asset। गुणाचं आहे बाळगा, तू बघ इकडं काय नाही। मम्मी स्ट्रिक्ट है ना? नहीं पक्का? अरे हो गया बस, खत्म करो। अच्छा आगे कैसे आया तू? आगे कैसे आया? वेदांत नहीं है इसलिए, जगह नहीं है। डन, ओके। नाउ प्रोवाइडिंग अ डिप्रीसिएशन, करेक्ट प्रॉफिट पता करने के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया। एक सेकेंड, करेक्ट प्रॉफिट पता करने के लिए, करेक्ट एसेट की पोजीशन पता करने के लिए, और करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करने से नया एसेट कैसे आएगा? तो डिप्रीसिएशन इज बेसिकली व्हाट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। मैंने सैलरी का खर्चा किया तो किसी को कैश देता हूँ या बैंक बैलेंस देता हूँ, रेंट का खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कमीशन दिया, तो मैं पैसे दे रहा हूँ। डिप्रीसिएशन के बदले में मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ नहीं, तो उतने पैसे मेरे क्या हो जाते, बच जाते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की एसेट है, बराबर 5 साल यूज करने वाला हो, तो पहले साल मैंने 1 लाख का डिप्रीसिएशन प्रोवाइड किया तो 1 लाख रुपए मेरे बच गए। डिप्रीसिएशन प्रोवाइड किया, प्रॉफिट के अगेंस्ट माइनस किया, बट किसी को पैसे दिया आपने नहीं, तो 1 लाख रुपए पहले साल बच गए। दूसरे साल मैंने 1 लाख का डिप्रीसिएशन प्रोवाइड किया, तो पहले साल के 1 लाख और अभी के 1 लाख, टोटल कितने पैसे बचे, 2। देन इसके अलावा तीसरे साल वापस 1 लाख का डिप्रीसिएशन, तो पहले साल 2 साल के 2 लाख, अभी का 1 लाख, टोटल 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। ऐसे एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मेरे पास 5 लाख है। 5 साल खत्म हो गए, आई नीड टू बाय अ न्यू एसेट ना, तो वो 5 लाख में से मैं नया एसेट बाय कर सकता हूँ। यस, ये हम लोगों ने कल वाले में एक देखा था, दैट मेथड इज कॉल्ड सिंकिंग फंड मेथड, जिसका डायग्राम आई होप तुमने निकाला हुआ है। पक्का ना? मैं तो मर्डर ही करूंगा तुम्हारे तो। डन, अब पर्पस समझ में आ गया। नाउ मेथड्स ऑफ डिप्रीसिएशन में पहला मेथड जो हम लोगों को पढ़ना है, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ये 11 में आपका हो चुका है ऑलरेडी, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। नाउ according to the method equal to the depreciation, it is written off
एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रीसिएशन हर साल आपका सेम होता है, और ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करें तो एक जैसा ही दिखता है, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ जिसमें डिप्रीसिएशन हर साल क्या रहेगा, सेम, एंड अंडर द मेथड कॉस्ट ऑफ एसेट इज नील एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। ये पहला ऐसा मेथड है जहां पे एसिड यूज करने के बाद एंड में उसका वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो, नील। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। नाउ फॉर्मूला एक और है वहां पे, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डिप्रीसिएशन। नो, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पहली चीज, पहला आपका फॉर्मूला, जब आपको ये बोला गया है कि आपकी लाइफ जो है वो लिमिटेड है, 5 साल 10 साल की है, तो आप पहले वाले फॉर्मूले से जाओगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और अगर आपको लाइफ कितना ये नहीं बोला है, 5% डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करो, 10% करो, 15-20 करो, ये अगर बोला गया है तो विल गो बाय द सेकंड फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डिप्रीसिएशन। बट कॉस्ट ऑफ एसेट इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करे। सर अगर दोनों दिया है तो, यूजफुल लाइफ भी दिया है, परसेंटेज भी दिया है, तो गो बाय द परसेंटेज मेथड, क्योंकि परसेंटेज मेथड से ही ज्यादा कैलकुलेट करना अप्रोप्रिएट है। यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, 4 साल की जगह 5 साल भी हो सकता है, 5 की जगह 4 भी हो सकता है। सो गिव द हेडिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, it is known as fixed installment method. It is known as fixed installment method. Second point, depreciation provided same every year. Depreciation provided same every year. डन। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो वहां पे, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड cost of asset, under this method cost of asset is nil at the end of the useful life. Cost of asset is nil at the end of the useful life. फॉर्मूला लिख दो ये दोनों वाले, यस। स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद एक और मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बट 11th में आपने 2 ही मेथड देखे थे, स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन। अपने को टोटल 8 मेथड्स देखने फाउंडेशन पे। डन, दोनों फॉर्मूले हुए। रिटर्न डाउन मेथड नहीं हुआ है आपका, कितने हुए हैं, 6 कैसे। एन्यूटी सिंकिंग पार्ट पकड़ के 7 हुए ना, तो रिटर्न डाउन बाकी है ना, विच इज 8। डन।
हो गया ना? ओके, देर इज वन मोर मेथड, दैट मेथड जो आपको पहले से ही पता है, विच इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. चलो इसको नोट डाउन करो, किसी ने नहीं लिखा हुआ है. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन मेथड आप प्यार से उसको WDV मेथड बुलाते हो. WDV. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ओके, उसमें पहला पॉइंट लिखो. इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज reducing balance method. It is also known as reducing balance method. और करो वहां पे, और diminishing balance method, और diminishing balance method. Reducing balance method और diminishing balance method. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वाला. सेकेंड पॉइंट, depreciation under this method, depreciation under this method is decreases every year, is decreases every year. This is decreases every year. हर साल डिप्रीसिएशन आपका कम 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 होते जाएगा. ओके, नाउ फॉर्मूला लिख के रखो वहां पे. फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट और रिटर्न डाउन वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिप्रीसिएशन. कॉस्ट ऑफ एसेट और रिटर्न डाउन वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिप्रीसिएशन. ओके, नाउ इसमें भी अपन स्क्रैप वैल्यू कंसिडर नहीं करते. अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते जिसकी वजह से जितने थ्योरेटिकल पॉइंट है वो सारे आपके ब्रशअप हो जाएंगे. एग्जाम्पल लिखो वहां पे. प्रियांशु एक 2 मिनट में आपका कमेंट का आंसर दे देता हूँ एग्जाम्पल के बाद. एग्जाम्पल, परचेस प्लांट एंड मशीनरी ₹89,000. परचेस प्लांट एंड मशीनरी ₹89,000. installation charges, installation charges 6,000. transportation charges 5,000. scrap value 10,000. scrap value 10,000. rate of depreciation, 20% per annum.
20% पर एनम। ओके, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ 5 years, यूजफुल लाइफ 5 years। डन। ओके, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, डिप्रीशिएट करना है। ओके, कितने साल तक डिप्रीशिएट करना है, 5 साल तक। कौन से मेथड से करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। रेट ऑफ डिप्रीसिएशन कितना है, 20%। तो सब लोग साथ में करो, कॉस्ट ऑफ एसेट। और जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आता है, आपका परचेस प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा प्लस ट्रांसपोर्टेशन। तो परचेस कितने में किया आपने, 89, इंस्टॉलेशन 6000 एंड ट्रांसपोर्टेशन 5000। टोटल कितना हुआ, 1 लाख रुपीज। क्या मैं इसमें स्क्रैप वैल्यू कंसिडर करूंगा, नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करो। लेस डिप्रीसिएशन कितना होगा, 20% डिप्रीसिएशन लिखो, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब करो कैलकुलेट, 1 लाख पे 20%, 20,000। तो बैलेंस कितना बचा, 80,000। ओके, नाउ फॉर्मूला चेक करो। फॉर्मूले में क्या बोला है उन्होंने, कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर रिटर्न डाउन बैलेंस। तो 20% डिप्रीसिएशन में दोबारा प्रोवाइड करूंगा, कौन से बेसिस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो 80,000 पे 20%, 16,000। तो बैलेंस कितना बचा, 64। ओके, दोबारा डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा, 20% डिप्रीसिएशन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू। तो वो कितना आया, 13,000 नहीं 12,800। मैं ओरली कर रहा, चेक करो, 12,800। बैलेंस 51,200। वापस 20% डिप्रीसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू 10,240। बैलेंस 40,960। कितने साल हुए, 1 2 3 4, एक और साल करना पड़ेगा। लेस 20% डिप्रीसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू 8192। बैलेंस 32,768। यूजफुल लाइफ 5 साल था, इसलिए मैंने डिप्रीसिएशन भी 5 साल तक प्रोवाइड किया। नाउ अब कंपेयर करो ना, जब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता था, उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ क्या होता था, 0। यहाँ पे 0 हुआ है क्या, नहीं। अब इसको कितना भी डिप्रीसिएट करो, 1 रुपया आएगा, उस पर भी 0.20 पैसे, फिर 80 पैसे, फिर 0.16 पैसे, बट ये कभी 0 नहीं होगा। 0.00000001 रहेगा, बट ये कभी भी 0 नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड 0 होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कभी भी 0 नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें डिप्रीसिएशन हर साल क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। 20,000 फिर 16, फिर 12,800, फिर 10,240, फिर 8192। पिछले साल से इस साल डिप्रीसिएशन कम हो रहा है क्या, यस। नाउ एक और रीजन, डिप्रीसिएशन कम हो ही रहा है। नाउ ये जो आपका बैलेंस है,
ये डेप्रीसिएशन जाने के बाद का बैलेंस है, तो उसके जो नाम है ना वो रिलेट करो आप, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी जो बैलेंस डिमिनिश हुआ है 80,000 उस पे 20%, फिर बचा कितना 64, 64 इज अ डिमिनिशिंग बैलेंस, उस पे 20% डिप्रीसिएशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड diminishing balance method, that's why it is called return down value method. return down value यानी जो वैल्यू अपन ने डाउन किया उस पे डेप्रीसिएशन। एक और नाम दिया गया है इसको, कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये इसको रिड्यूसिंग क्यों बोला जाता है, डिमिनिशिंग क्यों बोला जाता है, रिटर्न डाउन क्यों बोला जाता है, ये क्लियर है, लॉजिकली होना चाहिए, तब ये लॉजिक पता नहीं था, अब ये लॉजिकली क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या समझ में आया, एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस क्यों बोला जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस क्यों बोला जाता है, या फिर रिटर्न डाउन क्यों बोला जाता है, ये समझा। डेप्रीसिएशन हर साल क्या होगा, कम होगा, और पिछले साल से ये बार कम होते जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एसेट कभी भी जीरो नहीं होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा। यहाँ डेप्रीसिएशन कम होता है, वहाँ डेप्रीसिएशन सेम रहता है। फर्क समझ में आया? ओके, ये नोट डाउन हो गया। ओके, ऑनलाइन वाले सब कुछ क्लियर? रुको, एक डाउट था ऑनलाइन में कुछ, तो सर ऑडिट का मतलब क्या होता है? हम लोग जो अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये डिप्रीसिएशन मैंने प्रोवाइड किया है, ये डिप्रीसिएशन बराबर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, एक सीए आके चेक करता है, एग्जामिनेशन, दैट एग्जामिनेशन इज कॉल्ड ऑडिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज पार्ट। ओके, ऑनलाइन वाले चलो वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आ गया है और समझ में आ गया तो, एंड सी यू टुमारो ऑन अ सेम टाइम। बाय बाय।